जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखने का काम हमारा संविधान करता है और इलेक्शन कमीशन जिसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारत के अंदर आए दिन चुनाव होते रहते हैं। इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अभी आपको एक अभी न्यूज़ बना हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया नियम लाया हुआ है। एक नियम के अंदर आप कह सकते हैं संशोधन किया है। उस संशोधन कौन से एक्ट के अंदर किया है और इसके साथ-साथ इससे क्या-क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। आमतौर पर जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे आप डिजिटली डॉक्यूमेंट हो या कोई भी ऐसा कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन हो, आप आमतौर पर देखते होंगे कि आपको कैंडिडेट का कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी केसेस चल रही हैं, सब चीज़ आपको पता चलता है। ये आम लोगों के बीच में लाया जाता है। इसी से संबंधित नियम है ये। आप 93 यानी रूल नंबर 93 का सब क्लॉज 2 के अंदर देखेंगे कंडक्ट एक्ट, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं और कांग्रेस ने इस जो नया नियम लेके आया गया है इस संशोधन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको अभी हाल ही में कुछ दिन पहले का याद होगा, ये पिक्चर आपको याद होगा। ये पिक्चर किस समय की आपको याद होगा। चंडीगढ़ के इलेक्शन, मेयर इलेक्शन हो रहा था और चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में उस समय क्या हुआ था, इन्होंने देख रहे हैं आप, इन्होंने क्या किया था कि पूरी की पूरी जो वोटिंग थी उसको अपने अनुसार मैनिपुलेट कर दिया था। इस तरह की गतिविधि जो पूरे देश के सामने आई थी, डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से हनन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा का पूरा इनका करतूत कवर किया गया था। ये उस समय के अधिकारी थे जिनका जिम्मेवारी था इलेक्शन को सही तरीके से कराना। तो सोचिए इस पर हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस है उन्होंने भी टिप्पणी किया था और बाद में कई तरह के आरोप लगे थे, जिसमें बाद में गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको मेयर घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके तौर पर आप देखें इस तरह की जो गतिविधियां हुई, यानी कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हो रही है, इसको कैसे पकड़ा गया? सीसीटीवी के माध्यम से ही तो पकड़ा गया। अभी जो नियम का बदलाव हुआ है उसमें ये सीसीटीवी के बारे में ही सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नियम के आधार पर सीसीटीवी को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को नियम से ही बाहर कर दिया है। इसी पे आज विवाद छिड़ा हुआ है। तो चलिए पहले इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ के बारे में बात करता है, ईसीआई के बारे में बात करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, भारत कब गणतंत्र हुआ था दोस्तों? भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। और इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठित हुआ था और इसी दिन वोटर डे मनाते हैं। वोटर डे भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जब बना था उसी दिन वोटर डे मनाया जाता है। तो ये तो आपको एक संक्षिप्त बात हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस करवाती हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट का इलेक्शन करवाती है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन करवाती है। स्टेट इलेक्शंस में जो स्टेट की असेंबली होती है, जो विधानसभा होता है, उसकी चुनाव करवाती है, लोकसभा का चुनाव करवाती है, राज्यसभा का चुनाव करवाती है, इसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव करवाती है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होता है। इसके अलावा पंचायत का इलेक्शन भी होता है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, ठीक है। ये इलेक्शन कौन करवाता है? और उसके नीचे स्तर की इलेक्शन जो होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है।
ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। तो आमतौर पर आपने क्या देखा, दो तरह के इलेक्शंस कमीशन हो गई, एक स्टेट के अंदर हो गई और एक सेंट्रल लेवल पे हो गई, ठीक है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेगुलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, यानी कि इसकी प्रोसेस होती है, कोई भी चुनाव लड़ने का क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले नॉमिनेशन होता है ना, नॉमिनेशन करवाता है कोई भी कैंडिडेट। नॉमिनेशन करवाने के बाद क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ होती है ना, इसमें पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, वोटिंग होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं वोटिंग हो गई, पोलिंग हो गई, ठीक है, वोट की काउंटिंग होती है। इसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है। इसके बीच में कई सारे और भी प्रोसेस होते हैं। आमतौर पर मुख्य रूप से इस तरह से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का सेम प्रोसेस स्टेट के अंदर भी फॉलो किया जाता है। अब जो नियम की बात मैं कर रहा हूं वो नियम है 93 यानी कि अभी फिलहाल एक चीज आपको और समझने की जरूरत है। जैसे कोई भी जो कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है, उसको रिप्रेजेंटेशन एक्ट गवर्न करता है। रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, वो उसको गवर्न करता है, ठीक है। अब इसके अंदर ही एक रूल है, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ये जो इलेक्शन रूल है, इसी का रूल नंबर 93 का सब क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 का ए। इसमें बात क्या करता है, देखिए यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसके अंदर बदलाव किया गया है। देखिए 93 के 2 के ए में कहता है, ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। यानी कोई भी व्यक्ति एक मिनिमम अमाउंट पे करके, जो फी रखा गया है वो पे करके डॉक्यूमेंट को निकलवा सकता है और उस डॉक्यूमेंट में देख सकता है कि इलेक्शन किस तरीके से हुआ है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब देखिए, चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिक उपलब्ध रहेंगे, इसका मतलब तो यही था। लेकिन बदलाव क्या किया है सरकार ने अभी, यानी इलेक्शन कमीशन ने क्या बदलाव किया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है चुनाव से सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। नियमानुसार वर्ड जोड़ दिया गया है, यानी कि सरकार जो नियम बनाएगी, यानी ये मान लीजिए सरकार ने नियम बनाया कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे आरटीआई में है ना, आरटीआई में कुछ डॉक्यूमेंट आरटीआई के अंदर में नहीं आते हैं, उसी तरीके से सरकार नियम बना देगी और नियम के अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको नहीं लाया जाएगा। आमतौर पर मैं ये बात क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी चंडीगढ़ के इलेक्शन के बारे में बताया, उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज से एक बहुत बड़ा एविडेंस था जिसके माध्यम से पकड़ा गया कि चुनाव के अंदर धांधली हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या कहती है, जो सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो इस नियम के अंदर में नहीं आते हैं, यानी कि रूल नंबर 93 के अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए, उम्मीदवारों के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कंडक्ट ऑफ रूल इलेक्शन जो 93 रूल नंबर है उसके दायरे में नहीं आते हैं। ये किसने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा। इसी चीज की वजह से अभी विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और क्या इससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, क्या इससे लोकतंत्र हमारा खतरे में है। तमाम तरह की चीजें इसके ऊपर है, हमें लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना था, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई। ये इसमें देखिए, ये शुरुआत कैसे हुआ, इस पर कुछ और भी चीजें टिप्पणियां की गई हैं। जैसे अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की वजह से नियम बदला गया, ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ था कि एक याचिका आई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें ऐसा बताया गया था कि जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर एआई के मदद से फुटेज वगैरह को चेंज कर दिया जाता है। तो ये फुटेज को जांच करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी, जिसमें जो हाई कोर्ट है, यानी ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने ग्रांट कर दिया था कि हाँ ठीक है, आपको जो है सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट ने हवाला दिया नियम 93 का 2 सब क्लॉज 2, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया,
ठीक है। अब इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन में आया, इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल डाले और नियम के अंदर कुछ जो है जो वर्ड जोड़ दिए गए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने समझा, ठीक है? तो ये इसलिए इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर और क्या इस तरह का जो बदलाव हुआ है कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्या ये सही है? क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? क्योंकि देखिए आम तौर पे क्या होता है, आप अगर देखें जैसे जैसे कोई भी मान लीजिए कहीं इलेक्शन करवाया जा रहा है, कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, तो इस इलेक्शन में कौन-सा कैंडिडेट कौन-सा कैंडिडेट ठीक है, खड़ा हुआ है, इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, किसने नॉमिनेशन करवाया है, क्या डॉक्यूमेंट दिया है, इस कैंडिडेट का इनकम कितना है, ठीक है? इस कैंडिडेट का इनकम कितना है, ये सब आम तौर पर सारी जानकारियाँ आम तौर पे मिलती हैं और ये चीज़ हटाया भी नहीं गया है, ये सब कुछ रखा गया है। बात केवल इलेक्ट्रॉनिक की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं, वो नहीं आती हैं इसके अंदर। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, इसके बाद कोई भी ब्रॉडकास्टिंग फुटेज है, ठीक है? ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो ये जबकि ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं क्योंकि आप देखिए कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो पोलिंग बूथ पे किस तरह से इलेक्शन हुआ, कैंडिडेट ने कितने लोगों ने वोट डाला या कहीं पे ऐसी कोई घटना तो नहीं है जैसे पोलिंग बूथ पर कोई और वोटिंग कर रहा है या जब काउंटिंग हो रहा है तो काउंटिंग के समय किस तरह से काउंटिंग हो रहा है, ये लोगों को जानने का हक होना चाहिए, इसको दायरे में आना चाहिए। लेकिन इस चीज को बाहर रखा गया है, इस चीज को इलेक्शन कमीशन बाहर रखती है। इलेक्शन कमीशन के अपने दावे हैं, क्यों इसको बाहर रखा गया है? तो इसमें कहा गया है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये चीज यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी पॉइंट में रखी है और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ये सारी चीजों को बाहर रखने की बात की गई है। खैर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या अंतर है, दोनों में कौन से चुनाव होते हैं, नियम क्या है और बाकी सारी जानकारियाँ मैंने आपको बताई। आप अपना व्यू पॉइंट बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? क्या ये नियम सही है जो बदलाव किया गया है और इससे क्या-क्या प्रभाव होगा? कमेंट कीजिए और अपने आप को एंगेज कीजिए करंट से, ठीक है? और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइए, करंट अफेयर के टॉपिक्स यहाँ आपको मिल जाएँगे। चलिए फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।